सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसीए की एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। तो दोस्तों यार, आप सबसे बहुत ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन हुआ। लास्ट 2 हफ्तों में हमने जो हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शुरू करी है, आपको बहुत सारी टिप्स दी हैं, आपको बहुत सारा हेल्प करा है कि आप कैसे अपने आप को फ्लो मेंटेन कर सकते हो और कैसे आप निम्से 2021 को क्रैक कर सकते हो। तो यार आज मैं आप सबसे करना चाहूँगा एक ऑनेस्ट टॉक। यार इस ऑनेस्ट टॉक में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि यार, जैसे मैंने आप सबको बताया कि आप अगर एनसीईआरटी पे वर्क करें और एक प्रीवियस ईयर पेपर्स पे वर्क करें तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। पर इसमें बात यह है कि अगर आप उस बात पे इस तरह से स्टिक हो रहे हैं कि अगर हम सिर्फ एनसीईआरटी की बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लें और सेम उस तरह के क्वेश्चंस हमारे को वहाँ पेपर में मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर रोज रात को सॉल्व कर रहे हो, उनके आंसर्स अगर आप ऑनलाइन सर्च कर रहे होगे या डाउट नेट पे या बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको आंसर्स फोटो क्लिक करने से आपको आंसर मिल जाता है क्वेश्चन का, अगर आप वहाँ पे सर्च कर रहे होगे तो आप वहाँ पे ये भी देख रहे होगे कि यार क्वेश्चंस जो हैं वो बेस ट्रिक्स पे हो रहे हैं। पर बात यह है कि उन बेस ट्रिक्स को समझना है। तो मेरा जो ये एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर फॉलो करवाने का पर्पस है कि आप एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर से कैसे स्कोर करोगे। तो मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि पहले आप एनसीईआरटी से बेस समझो। बेस समझना क्या हो गया कि यार क्या है ये, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है तो उसमें साइन कॉस ये क्या है, क्यों है, उसका कैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको कैसे हम लोग देख रहे हैं। पहले आप उस बेस को अपने क्लियर करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में मैंने देखा यार कि उन्हें क्वेश्चंस करना आ रहा है, क्वेश्चंस रटे हुए हैं उन लोगों ने, पर उनका बेस क्लियर नहीं है। तो यार निमसेट जो पेपर है यार, अगर हमारे को रेडी रहना है गंदी से गंदी कंडीशन जैसे 2019 में हुई थी, मतलब वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन की पेपर बहुत टफ आ जाए और अच्छी से अच्छी कंडीशन की 2020 का पेपर आ जाए, तो अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते यार 2020 का उनका पेपर कैसा होगा। मतलब हो सकता है कि वो बहुत टफ आ जाए भैया 2019 जैसा, बहुत इजी आ जाए 2020 जैसा, या हो सकता है भाई बिल्कुल बीच का लेवल मेंटेन हो, क्योंकि सेकंड ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। हो सकता है वो इतना टफ ना दें, क्योंकि फर्स्ट टाइम उनका ट्रायल केस था हमारे साथ कि यार कोविड भी था, बच्चे भी थोड़े से टेंस थे और एग्जाम 3 बार पोस्टपोन्ड हुआ था, तो पेपर इसलिए में भी हो सकता है थोड़ा ईजी था। हो सकता है अब मीडियोकर पेपर है, जैसा पेपर है, पेपर पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। पर बात यह है कहने की कि अगर यार आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपने बेस कॉन्सेप्ट जब कर लिया, उसके ऊपर बेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, आप उसमें कैच कर पाओगे कि यार जैसे मैंने आज सुबह अलजेब्रा में डिस्कस करा, तो आप रिलेट करोगे कि अगर मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि यार b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यार उसको मैं कहाँ पे यूज कर सकता हूँ, जब मेरे को पता होगा कि मेरे को रियल रूट्स निकालने हैं, या मेरे को ऐसे कोई क्वेश्चन है कि यार इंक्रीजिंग फंक्शन है, अब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो भैया वो कहीं पर कट ही नहीं रहा। तो यार हमारे को पता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यार उसके अंदर जो होंगे हमारे रियल रूट्स कभी आ ही नहीं रहे होंगे, राइट। तो ये इस तरह से अगर आप एक बैलेंस मेंटेन करके इस तरह से एनसीईआरटी के अप्रोच बनाओगे, ये मतलब नहीं है मेरा कहने का कि एनसीईआरटी का कि यार तुम लोग सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, उसके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस लगा लो तो तुम्हारे को सेम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन वहाँ पे उठा के मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर कोई इस चीज़ को सोच रहा है तो ये मिथ थी भैया, इस चीज़ को नहीं सोचना। हमारे को वहाँ का बेस समझना है। जैसे कि अब भाई प्रोबेबिलिटी की बात करें या पीएनसी की बात करें, अगर आपने बेसिक अरेंजमेंट पढ़ लिया कि यार 7 लोगों को कैसे अरेंज करना है, या फिर जिसमें होता है ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कि यार एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की को कैसे अरेंज करना है, तो यार उसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, अगर आप इसको बेस पता लग गए कि यार अगर हमारे पास 7 लोग हैं तो उनको बिठाने के बेस 7 फैक्टोरियल, अब उसके बीच में 8 स्पेसिस बनी तो उन 8 में 6 को बिठाना है, तो 8 से 6 इंटू 6 फैक्टोरियल की 8 से 6 सिलेक्शन हो गई और 6 फैक्टोरियल वो खुद को अरेंज करेंगे। अब यार इसके ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि यार 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, कितने भी लोग हैं, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो एनसीईआरटी फॉलो करवाने का मेरा ये पर्पस है कि यार एनसीईआरटी से आपको बेस समझना है कि यार अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं या फिर परम्यूटेशन पढ़ रहे हैं कि यार उसमें अरेंजमेंट कैसे हुए, या हमारा कैसे डाइस की प्रॉब्लम थी यार, तो कैसे काम कर रही है जिसको बंदे को डाइस के टेस्ट केसेस क्लियर होंगे। 36 टेस्ट केसेस होते हैं अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं, तो वो 36 केसेस कैसे हैंडल हो रहे हैं। अब जिसको ये बेस क्लियर है उसको यार तुम ये बोलोगे यार तू 7 का सम की प्रोबेबिलिटी निकाल कि सम 7 कब आएगा, सम 12 कब आएगा, तो यार वो किसी की भी निकाल देगा। पर अगर किसी को बेस क्लियर नहीं, किसी ने एक ही चीज पढ़ रखी है, अरे भाई अगर डाइस में का 7 आने की प्रोबेबिलिटी तो भाई 1/6 होती है, अब 1/6 क्यों होती है। तो एनसीईआरटी पे हमारे को इस तरह से वर्क करना है बचे हुए टाइम में, स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क वाली चीज ना, कि हार्ड वर्क तो हम कर रहे हैं, हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद स्मार्ट वर्क है कि उनको हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन देखनी है। और बेस्ट तरीका है एप्लीकेशन देखने का वो है प्रीवियस ईयर्स। अगर आपको बेस बुक करने का लगता है यार आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो फिर आप जाओ किसी और बुक में, किसी और बुक की हेल्प लो। बहुत सारे और ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है, बहुत कुछ अवेलेबल है। आप मेरी यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, ऐसी कितने ही सारे मास्टर्स ने कितनी सारी अच्छी वीडियोस बना के डाल रखी है। हमने खुद यूट्यूब रेफर करी है अपने टाइम पे यार, जब हमारे को किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट था, ऐसे बायनॉर्मल के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सीरीज एक्सपेंशन होती हैं, बहुत कुछ होता है, तो हम लोगों ने भी यूट्यूब की हेल्प ली है। इवन अनअकैडमी से हम लोगों ने भी पढ़ा है। तो उन चीज़ों की हेल्प लो यार, क्योंकि वो चीज़ें जो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे रही है ना, वो आपको हेल्प करेगी एक कॉन्सेप्ट को समझने में और उसको अप्लाई करने में।
राइट। तो बस मेरा एनसीईआरटी फॉलो कराने का यही पर्पस है कि आप उसके कॉन्सेप्ट को सीखो और उसको प्रीवियस ईयर में अप्लाई कर पाओ। जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे, आप खुद जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने लगोगे ना, ऐसे मेरे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं टेलीग्राम पे और वो मेरे को बता रहे हैं कि भैया प्रीवियस ईयर पेपर से हमारे को बहुत हेल्प हुई है। प्रीवियस ईयर पेपर से हेल्प क्यों होती है यार? एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको पेपर का पैटर्न पता लगता है, आपको पता लगता है यार कि कितने टाइम में कितने क्वेश्चन मैनेजेबल है। अब जैसे कुछ लोग मेरे को बोलते थे भैया 2018 का पेपर टफ था, 2019 का पेपर टफ था। अरे तो भैया उसमें क्वेश्चंस भी तो फिर उतने ही मैनेजेबल हैं, तुम्हें 50 में से 20-30 क्वेश्चन करने पे इजीली एक कॉलेज अलॉट हो रहा है। अब आप 19 की बात करें या तो स्टैट्स के हिसाब से भी अगर हम जाएं तो यार जिसने 30 क्वेश्चन कर लिया है तो 22 से 23 क्वेश्चन जो करके आ रहा था बंदा, उसको ट्रिच ही मिला हुआ है। तो अगर पेपर मुश्किल है तो भैया क्वेश्चंस भी तो कम अटेम्प्ट हो रहे हैं फिर। और अगर पेपर इजी है तो यार यहाँ पे इस बार 2020 के पेपर में 40 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हुए हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द पेपर ऑल्सो, एंड ऑल्सो कि तुमने कितना प्रिपेयर करा है। तुम उस क्वेश्चन को अगर मुश्किल भी है तो तुम हैंडल कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। और ये तो मैंने बोला ही यार, अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल है तो उसको छोड़ दो ना, उसके ऊपर क्यों टाइम वेस्ट करना। हमारे पास 120 मिनट में 120 क्वेश्चन का टारगेट नहीं होता। हमारे पास 120 मिनट में ये होता है कि 80 से 90 जो हम क्वेश्चन अच्छे से करके गए हैं, जिनका कॉन्सेप्ट हमें पता है, जिन पर हमारे को श्योरिटी है, पहले वो करें। अगर आपको कुछ करना होगा तो आप पहले उससे स्टार्ट करोगे जो आपको आता है, जो उससे स्टार्ट करोगे जो आपको नहीं आता। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसा भी करते हैं कि यार अरे ये क्वेश्चन तो हमारे को अच्छा प्रोबेबिलिटी का है तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, चलो भैया ट्रिगो या डिफरेंशियल का ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जो कभी पढ़ के नहीं गए, उसमें टाइम वेस्ट कर देंगे भाई 2-3 मिनट। अरे हो जाएगा, शायद हो जाए, शायद ना हो। अरे वो जो 2-3 मिनट का तुमने टाइम वहाँ वेस्ट करा है, उतने में तुम पहले अपना इजी क्वेश्चन करो। तो फोकस पेपर का ये है। पेपर को अगर फॉलो करने का अगर आप मुझसे पूछोगे, सबसे पहले इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। जैसे कि यार एक लेवल्स बना लो पेपर में अपने कि यार एक कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि मेंटल मैथ्स के होते हैं कि यार तुम्हें देख के लग रहा है अरे यार इसका ये करा हुआ है, अच्छा ये पढ़ा हुआ है, या ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से रिपीट हुए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हो और रोज रात को, जैसे मैंने आपको कहा कि एक प्रीवियस पेपर लगा के सोना है, तो आप देख रहे होगे कि यार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और ये मिथ नहीं है, ये सच्ची में होता है। 2020 में भी रिपीट थे, 2019 में भी रिपीट थे, 2018 में भी रिपीट थे, और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मतलब 4-5 क्वेश्चन तो आप समझो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपीट होते हैं, ऐसे जिसके अंदर भैया वैल्यूज भी चेंज नहीं होती है, और बाकी क्वेश्चन पैटर्न पे रिपीट होते हैं कि यार अगर एक एलिप्स और एक हाइपरबोला का कोई क्वेश्चन है तो भाई उस पर एक बार एसेंट्रिसिटी पूछ ली, तो एक बार एसेंट्रिसिटी छोड़ के भैया वो ए की वैल्यू पूछ लेंगे, एक बार बी की वैल्यू पूछ लेंगे। मतलब थोड़ी वैल्यूज चेंज कर देंगे, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा देंगे, पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है। तो इसका बेस क्लियर है। मैं यही एनसीईआरटी का फोकस करने का मेरा पर्पस है कि यार बेस क्लियर रखो। इसको बस ये मत सोचो यार एनसीईआरटी क्लियर कर ली, मतलब एनसीईआरटी अगर हमने 2-3 बार सॉल्व कर लिया तो सेम लेवल को क्वेश्चन मिल जाएंगे। नहीं भैया, कॉम्पिटिशन है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि सेम क्वेश्चन आपको मिले। तो बेस पे इस तरह से वर्क करो और प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखो। अगर किसी को लगता है यार बेस बुक कर ली हमने, एनसीईआरटी पूरी बना ली है भैया, उसके बाद भी हमसे प्रीवियस ईयर के पेपर्स नहीं हो रहे हैं, तो यार तुम देखो तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो, तुमसे कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा, फिर उस क्वेश्चन का आंसर सर्च करो और देखो कि तुमसे क्या चीज़ नहीं बनी। ये होता है पेपर एनालिसिस से हमें जो सीखना होता है। या अगर तुम मॉक पेपर दे रहे हो, मतलब बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो फ्री मॉक सीरीज भी देते हैं या बीच बीच में टेस्ट कराते रहते हैं कि बच्चों का लेवल पता लगता रहे, तुम उसमें देखो यार तुमसे गलतियां क्या हुई। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है हमारे को देखने की वो ये होती है कि यार अगर हम लोग एक पेपर में क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, अगर हमने उसे मार्क करा है तो हमने यही सोच के करा होगा अपने माइंड में कि यार ये क्वेश्चन सही था, पर अगर वो गलत हो रहा है तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यार वो गलत क्यों हुआ। या तो भाई क्वेश्चन गलत था, या उसका कोई ऑप्शन गलत दे रखा था, तुमने ठीक लगाया था, या सब तीसरी सबसे बड़ी जो चीज़ होती है जो मेजर होती है उस पर हमारे को वर्क करना है, वो ये है कि यार हमारा कॉन्सेप्ट गलत था। कि जैसे अब इन्फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है कि यार सम ऑफ इन्फाइनाइट जीपी क्या होता है, तो उसके अंदर यार हमारा अगर कॉन्सेप्ट वीक है, हमारे को नहीं लगना आ रहा कि फॉर्मूला कैसे लगा रहे हैं, और उसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि पेपर में अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो यार आपके -15 मार्क्स जाते हैं मैथ्स के अंदर। मतलब 12 जो उसके सही मिलने थे वो तो गए ही गए, और 3 एक्स्ट्रा कट गए क्योंकि भैया 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो जो तुम 3 मार्क्स और अर्न कर रहे थे वो भी गए। तो क्यूमुलेटिवली तुम्हें कितने का नुकसान हुआ? 15 का। क्योंकि तुम सोच रहे थे यार 12 मार्क्स मेरे को मिलेंगे, वो 12 तो गए ही गए, साथ में 3 मार्क्स और चले गए। तो मेन चीज़ है कि यार जितने कम से कम गलत हम लोग कर पाए। कम से कम गलत कैसे होंगे? जब हमारे पास एक कॉन्फिडेंस होगा कि हम जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, हाँ भैया ये क्वेश्चन हमने कर रखा है। उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट ही मत करो जिसमें तुम्हारे को डाउट हो। और अगर डाउट है तो यार उस डाउट को जब पेपर दे देते हो ना, तो एक मॉक दे देते हो। जैसे कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं भैया मॉक दे रहे हैं, मॉक में नंबर नहीं आ रहे। बहुत सारे कमेंट्स है टेलीग्राम पे कि भैया हम लोग मॉक दे रहे हैं, मॉक में नंबर नहीं आ रहे। तो यार मैं भी अगर तुम्हें बताऊँ तो मैंने भी मॉक सीरीज दी थी, लेकिन मॉक सीरीज में स्टार्टिंग में मेरे नंबर भी नहीं आते थे, मेरी भी रैंक बहुत खराब थी। फिर मैंने जब एनालिसिस करा तो मैं समझा यार कि एनालिसिस के बाद ये देखा कि यार कुछ क्वेश्चन ऐसे थे यार कि जो बन सकते थे वो बनाए नहीं, क्योंकि सोचा कि यार ये तो हो जाएंगे, एंड में टाइम खत्म हो जाता था। या कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि यार बड़े से क्वेश्चन में घुस गए, अरे स्टार्ट करा अब तो खत्म ही कर दे। अरे स्टार्ट करा, अगर उस पर तुम्हें लगता है ना कि ये नहीं हो रहा, मतलब कभी कभी होता है कि हमें लगता है हो जाएगा, तुमने उसके ऊपर अगर 10-20 सेकंड इन्वेस्ट कर दिए पढ़ने में भी, उसके बाद तुम्हें लगता है नहीं होगा, तो छोड़ के आगे बढ़ो ना यार। उसके ऊपर और 1-2 मिनट क्यों वेस्ट कर रहे हो? तो ये जो चीज़ें हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों पे अगर तुम लोग इंप्रूव करोगे तो एक बहुत बड़ा तुम्हारे को चेंज अपने में दिखेगा, और साथ ही एक बहुत पॉजिटिविटी अंदर से भी आएगी।
और खुद के टारगेट सेट करो कि यार आज मैंने इतना करना है तो इतना मैंने करा है, और एक सेल्फ टॉक रात को अपने आप से मोटिवेशन वाली जरूर करो कि यार मैं ये चीज़ कर पाया या नहीं कर पाया, राइट। बाकी हम लोग हैं यार, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हमारा पर्पस ये नहीं था एनसीईआरटी से कहने का कि यार तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन रट लो और वही आ जाएंगे। हमारा पर्पस ये था कि बेस पे वर्क करोगे तो प्रीवियस ईयर्स बनेंगे, और वो आपको मैं धीरे धीरे आगे वाली आने वाली वीडियोस में लेके आता रहूंगा। साथ ही साथ यार कुछ बच्चों के बहुत सारे मेरे को वो आ रहे थे कमेंट्स कि भैया हम नॉन सीएस बैकग्राउंड से हैं, नॉन सीएस बैकग्राउंड से हमारी कंप्यूटर साइंस कैसे होगी। तो यार अगर तुम्हारी 600 मार्क्स की मैथ्स बन गई है तो तुम्हारी 80 मार्क्स की कंप्यूटर साइंस भी बन जाएगी। तो पहले जो 600 मार्क्स की मैथ्स है उसके जो मेजर तुम्हारे नंबर बन सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन तुम्हारी मैथ्स कराएगी, कंप्यूटर साइंस इज जस्ट अ बोनस। लॉजिकल रीजनिंग भी तुम्हारी जो है वो एक बोनस की तरह एक्ट करेगी, लेकिन मेन सिलेक्शन जो है वो तुम्हारा भैया मैथ से होगा और एलआर से भी होगा। इंग्लिश और इंग्लिश और कंप्यूटर तुम्हारा बोनस का काम करेगी। मेन सिलेक्शन जो है मैथ्स देगी और लॉजिकल रीजनिंग देगी। लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर भी यार मतलब मैं तुम्हारे को पजल्स की कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, या कुछ क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में, जैसे हमने एक प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करे थे यार, कितने सारे क्वेश्चन होते हैं जो 10 सेकंड में बनते हैं। बात ये होती है कि हमारे को ना कभी कभी ना पजल्स के बीच में ना छोटे छोटे 1 लाइन के क्वेश्चन देखने में मुश्किल होती है। अब जैसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं यार कि यार ABCD को हम लिख सकते हैं EFGH, तो बताओ XYZ को क्या लिखेंगे, तो यार XYZ को ऐसे ही आगे करके कुछ लिखना होगा। इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। कभी कभी यार इसकी मदर की एज X है, सन की एज Y थी, तो भैया इसका रिलेशन बनाने के ऊपर कोई क्वेश्चन हो जाते हैं, या कभी कभी वो कंप्लीट द सीरीज के क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह के मतलब 10 से 15 क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं, जो कि आपको हार्डली 5-10 मिनट के टाइम में मैनेज हो जाएंगे। साथ ही साथ क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे अटेम्प्टिंग का कैसे करते हैं पेपर का अटेम्प्ट, तो यार पेपर का अटेम्प्ट इस तरह से रखना है हमारे को कि हमारे को लास्ट में मैथ सेक्शन रिवाइज करने का टाइम मिल जाए। क्यों? क्योंकि मैथ्स के सेक्शन में अगर यार लास्ट में 1-2 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं तो सीधा 30-40 नंबर का बूस्ट मिलता है। वो जो 30-40 नंबर का बूस्ट है, मतलब 1-2 क्वेश्चन से तो नहीं मिलेगा, 2-3 क्वेश्चन अगर बढ़ते हैं तो 30-40 नंबर का जो बूस्ट मिलेगा तो वो यार सीधा रैंक को बहुत अच्छे से इंक्रीज करता है। अगर आप देखो यार रैंक क्लस्टर्स में आती है ना, तो एक ही रैंक के आसपास मतलब एक नंबर के फर्क पे बहुत सारी रैंक्स होती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पेपर की स्ट्रेटेजी ऐसे रखो, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश का सेक्शन 15 मिनट का टाइम दो से 15 मिनट में जितने क्वेश्चन बनते हैं नहीं बनते हैं। देखो भाई कभी कभी इंग्लिश के पैराग्राफ्स इजी भी होते हैं और बंदे मैनेज कर भी लेते हैं, जो क्योंकि हमने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करते हैं, तो इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन बहुत ईजिली मैनेज हो जाते हैं। तो इंग्लिश के क्वेश्चंस को मैनेज करो। फिर कंप्यूटर साइंस सेक्शन में यार कुछ बेस चेंजिंग के फॉर्मुलाज होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, उनको ट्राई करो। और अगर आप अभी इंग्लिश और कंप्यूटर में कंफर्टेबल नहीं हो तो छोड़ दो भैया उसको, ठीक है। और जो लोग कंफर्टेबल हो पहले 15 मिनट इसे दो। इसके अंदर 15 मिनट इन्वेस्ट करने के बाद भैया पूरा 1 घंटा, कंप्लीट 1 घंटा तुम्हारे को देना मैथ्स टॉपिक के अंदर। और मैथ्स टॉपिक में कैसे अटेम्प्ट करना है कि भैया इजी टू टफ जाना है क्वेश्चंस में। तुम्हारे पास एक वहाँ पे फ्लैग का ऑप्शन होता है कि तुम क्वेश्चन को फ्लैग कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि भैया तुमने मैथ्स पेपर शुरू करा है, क्वेश्चन टफ हो रहा है, क्वेश्चन को टफ है, पर तुम्हें लग रहा है यार नहीं यार पढ़ा दो भाई, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, अगर 2-3 मिनट लगाऊंगा हो जाएगा, उस वाले फॉर्मुला से होना होगा उस वाले, तो उसके अंदर उस क्वेश्चन को फ्लैग कर लो, आगे मूव करो। अगर तुम्हें 1 घंटा तो तुम उसके ऊपर जब दे दोगे ना, 1 घंटा देने का तुम्हारे पास भाई ये होगा कि तुमने जो वो 20 से 30 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि ईजी थे पेपर के अंदर, क्योंकि यार निमसेट का पैटर्न ऐसे ही रहता है भैया, 50 क्वेश्चन में से 10 हार्ड और 10 इजी, बीच के जो 30 होते हैं वो मीडियम कैसे, मीडियम के अंदर तुम्हारे को भैया फॉर्मुला पुट करना होगा, जिसको फॉर्मुला आता होगा वो फॉर्मुला पुट करके आंसर निकाल लेगा। वो बाकी तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड पे डिपेंड करता है कि तुम कितनी तेज करते हो उसे और यूटिलाइज करते हो। बाकी 30 क्वेश्चन होंगे फॉर्मुला, 10 होंगे बिल्कुल ईजी और प्रीवियस ईयर के उठे हुए क्योंकि सेम एज इट इज होंगे, और 10 होंगे हार्ड। वो हार्ड क्वेश्चन भैया तुम्हारे कॉम्पिटिशन को करने हैं, तुम्हारे को बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पर्पस अभी जो होना चाहिए कि यार जो तुम इस 70 दिन में प्लान कर रहे हो निमसेट क्रैक करने के लिए, तो उसमें तुम्हारा पर्पस ये होना चाहिए कि यार अगर मेरे को टॉप वाली एनआईटी नहीं मिलती तो एटलीस्ट मैं टॉप 5 में आ जाऊँ, या फिर मैं टॉप 10 वाली एनआईटी में आ जाऊँ, या मैं दूसरे पेपर्स जो मेरे पास है। भाई बीएचयू बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बुरी नहीं है, थोड़ी प्लेसमेंट उसकी कम है, और कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जो निमसेट का क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर पाते, वो बीएचयू में अप्लाई कर सकते हैं, जेएनयू में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि यार तुम यही फोकस करो यार कि टॉप बिल्कुल फर्स्ट एनआईटी मिल जाएगी, ये हो जाए। देखो फर्स्ट के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा है, ये मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ कि भाई जो लोग करते हैं उनको टाइम मैनेजमेंट भी और बहुत एफिशिएंट होता है। पर अभी मैं बात कर रहा हूँ यार उन 2021 बैचेस के बच्चों के लिए जो अभी रिसेंटली उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट करी है या जो बिल्कुल सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वो इन अप्रोचेस को फॉलो करें कि वो एटलीस्ट एक टॉप 5 एनआईटी तक पहुंच सके अगर उन्हें टॉप 2 या टॉप 3 नहीं मिलती हैं, तो ये उनके लिए अप्रोच है। और बाकी जो 2022 के एस्पिरेंट्स और बहुत सारे 2023 के एस्पिरेंट्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए यार मतलब मेरे को उनकी मोटिवेशन देख के बहुत अच्छा लगता है कि वो भी वीडियोस देखते हैं। और बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम पे डाउट्स पूछे हैं, मैं बहुत सारे लोगों के साथ पर्सनली कनेक्ट हुआ हूँ, तो उनकी बातें मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं कि भैया हमें बताओ आप कैसे प्रिपेयर करें, अभी हमें बताओ कैसे प्रिपेयर करें। तो यार मेरे से मैंने उन्हें एक ही चीज़ बोली है कि तुम लोग तो 9th-10th की एनसीईआरटी सबसे पहले करो, कि 9th-10th के जो वो बेसिक ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट होते हैं
बेसिक प्रोबेबिलिटी होती है वो कवर करो, स्टैट्स के क्वेश्चन, मीन मॉड मीडियम के वो कवर करो, फिर 11th-12th की एनसीईआरटी करो। उसके बाद उनके पास पूरा टाइम होगा कि यार वो आर.डी. शर्मा या ऐसे बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ताकि उनके दिमाग में और कुछ ट्रिक्स डेवलप हों और कुछ शॉर्ट मेथड्स डेवलप हों। तो जो 2022 और 2023 के एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो लोग इन चीज़ों को फॉलो करो कि 9th-10th की एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद 11th-12th की एनसीईआरटी सॉल्व करो, और उसके बाद तुम आर.डी. शर्मा या प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ। लेकिन जो बच्चे इस समय 2021 के अंदर लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भैया बहुत कम टाइम है, तो उनको कम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। तो कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट तभी निकलेगा जब आप लोग बेस क्लियर करोगे और प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ध्यान दोगे, राइट। तो इस बात को ये मत सोचना कि यार भैया मना कर रहे हैं कि आर.डी. शर्मा मत करो या एमएल खन्ना मत करो। वो मैंने इसलिए मना करा है सिर्फ उन 2021 बच्चों के लिए जिनके पास अभी टाइम की कमी है। तो उनको सिस्टमैटिक पढ़ाई करनी है कि यार जो बचा हुआ टाइम है उसको मैक्स टू मैक्स यूटिलाइज करना है, और मैक्स टू मैक्स इसी तरह से यूटिलाइज होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे हो और अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो कि यार तुम्हारी गलतियां क्या हो रही हैं, पेपर देते हुए तुमसे कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, और तुम उस पेपर का आंसर ऑनलाइन सर्च कर रहे हो। भैया हर प्लेटफॉर्म पे किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे तुम्हारे को आंसर मिल जाएगा। डाउटनट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऐसे ब्रेनली है, और गूगल पे तो तुम यार सब लोग यहाँ सब गूगल लेंस है, सब लोग स्कैन करके इतने सब सारे होशियार हैं, हम लोग एमसीए करने जा रहे हैं तो यार हम लोग आंसर्स ऑनलाइन निकाल सकते हैं। तो इन सब से खुद को प्रैक्टिस करो, खुद को पॉजिटिव रखो और इसी अप्रोच को आगे फॉलो करो, राइट। इसके बाद भी यार कोई भी कमेंट या कोई भी सजेशन या कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखो, और भी कोई पर्सनल डाउट है तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी पूरी टीम है आपको हेल्प करने के लिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है यार, पर्सनल मैसेज करने की जगह वन स्टॉप एमसी के ग्रुप पे मैसेज करिए, ताकि सब लोगों का कॉमन डाउट हो वो वहाँ पे अच्छे से रिजॉल्व हो पाए। तो यार खुद को हाईली मोटिवेटेड रखो। अभी भी हमारे पास 60 डेज का टाइम है, मतलब 2 महीने का टाइम है। आज 22 मार्च है, 23 मई को पेपर है, तो यार बहुत हमारे पास टाइम इन हैंड है। 2 महीने का टाइम में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग में और कंप्यूटर सेक्शन में मैं आपकी कंप्लीटली हेल्प कर रहा हूँ, पर साथ साथ आपको अपना मैथ सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है, और रोज रात को एक प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर का पेपर को जितनी बार तुम सॉल्व करोगे तुम पैटर्न से फेमिलियर होगे, तुम्हें पेपर का आइडिया होता रहेगा कि यार अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट का आइडिया मिलेगा कि इस तरह से तुम्हारा टाइम मैनेज हो रहा है। और उसके बाद तुम एक खुद को देखोगे 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद कि तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ भैया अब मैं पेपर क्रैक कर सकता हूँ। तो इसी के साथ यार आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। ये हमारी ऑनेस्ट टॉक की वीडियो थी और मेरे को बहुत जरूरत लगी कि इस तरह की एक वीडियो आनी चाहिए। तो आपको और भी मतलब ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और मुझे बताना कि आपको और ऐसा कंटेंट चाहिए मोटिवेशन का, तो मैं वो भी लेकर आऊँगा और सबकी हेल्प करूँगा जितना जितना हमसे हो पाएगा। थैंक यू सो मच।